गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास +2 का बायो का चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर साइंस स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा, जिसमें हेरिडिटी टॉपिक आ जाता है। इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, ग्रेगर जॉन मेंडल की इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग किस तरह की कंट्रीब्यूशन थी, उनके किस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए जिससे इनहेरिटेंस के बारे में पता चला। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, बट +2 का टॉपिक है, +2 का चैप्टर है तो ऑब्वियसली डिटेल भी होगा। इस चैप्टर का नाम है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर के नाम से क्या क्लियर हो रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या होगा, जो बेसिक सिद्धांत है जिस पर इनहेरिटेंस डिपेंडेड है और वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर हम 10th क्लास के ही टॉपिक को रिकैप कर रहे हैं तो क्या समझा था आप लोगों ने 10th में कि इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनकी न्यू जनरेशन में, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, किसी तरह का भी ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन का मतलब होता है अब जो भी नई न्यू जनरेशन्स आती हैं वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें होता ही है, ठीक है। जैसे मदर एंड फादर के दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, तो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो कुछ हद तक सिमिलर लगेगा, आइडेंटिकल लगेगा फादर से, एंड कुछ कैरेक्टर्स जो है उसके मदर से मैच करेंगे, तो उसे हम कह देते हैं वेरिएशन। जो बदलाव आ रहा है, जो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कैरेक्टर्स में जब ट्रांसफ़र होते हैं वो पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर की। फर्स्ट पेज में क्या बताया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कभी आपने नोटिस किया है कि आपको कभी हैरानी हुई कि जो एलिफेंट है वो उसके जो बच्चे होते हैं वो एलिफेंट ही क्यों बॉर्न होते हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं होता। सेकेंड उन्होंने ये कहा है कि जो मैंगो सीड है वो मैंगो प्लांट ही क्यों बना रहा है, आगे जाके कोई और प्लांट क्यों नहीं बन रहा। तो रीज़न ये है कि कई बार हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि इनहेरिटेंस जो है या जो न्यू जनरेशन्स हैं वो वैसे ही कॉपी क्यों बन रहे हैं या वैसे ही उनकी स्पीशीज़ क्यों फॉर्म हो रही है। तो इस चैप्टर में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को समझेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है कि कुछ क्वेश्चंस है, लाइक जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। ऑफस्प्रिंग किसे कहा जाता है, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड हुआ, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन जो फॉर्म होती हैं पेरेंट्स की, उन्हें ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। देन एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स वेरी कर सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर। और कई केसेस में ऐसा होता है कि ब्रदर्स सिस्टर्स कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से उनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कई केसेस में वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव किए जाएंगे, साइंटिफिकली उनके रीजंस ढूंढे जाएंगे जो इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। एक टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, एक टर्म बताई गई है जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स जिस तरह से साइंस की ब्रांचेस आगे डेवलप हो जाती हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स है, बायो है, उसी तरह से जेनेटिक्स जो है ये बायो की ब्रांच, बायो की, बायोलॉजी की। अब जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से उनकी न्यू जनरेशन में, देन अगर उनमें कोई वेरिएशन आ रही है तो वो वेरिएशन क्यों आई है वो समझेंगे, कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से उनकी न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके न्यू प्रोजेनी में, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था। प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग ही हो गया, जो उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब जितने भी ये पॉइंट्स हमने स्टडी किए, जो कैरेक्टर्स न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स के ही कैरेक्टर आगे जा रहे हैं, वही बेस है हेरिडिटी का। वेरिएशन क्या हो गई, वेरिएशन हेरिडिटी से लिटिल बिट डिफरेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी न्यू प्रोजेनी बनी अब उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आए, मीन्स जो भी वेरिएशन आई उसे हम कहते हैं कि वेरिएशन आई है।
लाइक जैसे कि कोई ह्यूमन पेरेंट्स की बात करें तो उनके बच्चे जो होंगे वो उनके जैसे एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनमें कैरेक्टर्स में वेरिएशन देखने को, बदलाव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ह्यूमंस हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 10,000 BC द that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। तो ये वाला कंसेप्ट जो है इनहेरिटेंस का, ये बहुत न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से इसके बारे में स्टडी की जा रही है और उसमें ये नोटिस किया गया कि जो वेरिएशंस आ रही हैं, न्यू जनरेशन्स जो बनती हैं, उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन के कारण ये बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो जो प्रोजेनी में दोनों के कैरेक्टर आते हैं तो वो एक नया रिकम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन शो होता है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट दे वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। तो उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, वेरिएशंस जो आ रही हैं, ये वाइल्ड पॉपुलेशंस में अगर देखी जाए, प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो उन्हें हम सिलेक्टिवली ब्रीड करवा के एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली ब्रीड का मतलब हमने एक स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया, सेम उसी तरह से एक और स्पीशीज़ को सेलेक्ट किया और दोनों के जो प्रोडक्ट बने सेक्सुअल प्रोडक्शन से, वो हमें हमारे डिज़ायर जो हम चाहते थे ऑर्गेनिज्म में, वो कैरेक्टर्स को शो करेगा। ठीक है, तो इसे सिलेक्टिव क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स के केस में कह सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कह सकते हैं, या सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये कोई न्यू टेक्निक नहीं है, ये बहुत टाइम से यूज़ करी जा रही थी और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करते थे। इन शॉर्ट कि हम अपनी मर्जी से एक डिज़ायर्ड ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकते थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, जो अभी आपको समझाया, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग हो गया, देन एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, जो एनिमल्स रखे जाते थे उन्हें भी इसी तरह से क्रॉस ब्रीड करवा के न्यू जनरेशन को फॉर्म करते थे। एग्जाम्पल आ गई जैसे कि वाइल्ड काउस की आ गई, इंडियन ब्रीड, जैसे हमारे इंडियन ब्रीड जो साहिवाल काउस है जो पंजाब में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर्स ये नोटिस करने को मिल रहे हैं, इसमें ये शो होता है कि एनिमल्स में सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन बहुत पहले से करवाई जाती थी, जिससे हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो है प्रोजेनी में मिलते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उनमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा हो, तो ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से न्यू प्रोजेनी में डेवलप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आ गया, डेट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंटरेस्टिंग, ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन श्योरली बन जाता है। कई बार बच्चे बहुत इसे डिफ़िकल्ट मानते हैं, डिफरेंट है बट इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी भी है अगर हम ध्यान से इसे समझें। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इस टॉपिक में पहले मेंडल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दी गई है कि मेंडल ने कहाँ के थे, उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, कितना टाइम पीरियड उसे लगा, तो वो हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन पैराग्राफ में बताया गया है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी तक जो इनहेरिटेंस थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि इनहेरिटेंस, समझ तो आ रहा था कि ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर पता नहीं चल रहा था, रीज़न नहीं पता चल रहा था। देन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ग्रीगर मेंडल। एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट पे परफॉर्म किया जिसका नाम है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो अराउंड 7 ईयर्स तक कंटिन्यूशन में नंबर ऑफ अटैम्प्ट किए गए, जिससे कि पता चले कि जो इनहेरिटेंस है वो एक्चुअल में हो कैसे रही। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला, उसके बाद उन्होंने कुछ लॉज दिए जिसका नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मेंडल के जो लॉज होते हैं जो अपने क्लास 10th में भी जनरल इंट्रोडक्शन में ज़रूर समझा होगा। तो मेंडल के इन्वेस्टिगेशन के टाइम ये पता चला कि जो इनहेरिटेंस होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही थी। मीन्स इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किए गए, कुछ मैथमेटिकल लॉजिक भी रखे गए, जिससे कि जो बायो में जो रेशियोज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाए उसके लिए ये मेथड चूज़ किए गए थे।
मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ रखे गए, बहुत सारा जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ, बहुत सारी रेशियोज़ बनाई गई थी, जिससे क्या हुआ, एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जिससे हम कंक्लूजन करना उन्हें बहुत ईजी हो गया। एट लास्ट में उन्हें उससे रिलेटेड जो उन्होंने लॉज प्रपोज किए थे वो करना बहुत ईजी हो गया था। सेकेंड, एक और चीज़ बताई गई है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि येस, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या जितने भी ये जो पी प्लांट पर इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसे एट लास्ट में एक तरह से टेस्ट भी किया गया। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद एट लास्ट में हम एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो एररलेस हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। सेम उसी तरह से जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने भी एट लास्ट में टेस्ट क्रॉस किया, जिससे कि जो रेशियोज़ में कोई किसी तरह की कोई एरर ना आए और रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट को डिराइव करना उसमें कोई कन्फ्यूजन या मिस्टेक ना हो। मेंडल ने जब ये इन्वेस्टिगेशन की, जब एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गार्डन पी प्लांट को चूज़ करने के बहुत ज़्यादा रीजंस थे। जैसे कि सिंपल सी बात करें, अगर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ह्यूमंस पर कोई ट्रायल करना है, कोई मेडिसिन बनाई गई है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं दिए जाती। सबसे पहले वो एक शॉर्ट साइज मैमल पर, जो ऐसा मैमल हो जो जल्दी उस रिज़ल्ट को दिखा सके उस मेडिसिन का, तो वो चूज़ किए जाते, जिन्हें हम मॉडल्स कह देते हैं, ठीक है, जैसे माइस वगैरह हो गए। सेम उसी तरह से गार्डन पी प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिससे कि रिजल्ट कंक्लूजन बहुत इजी हो जाता, ठीक है। जैसे कि बताया गया है यहाँ पर, जो मेंडल ने प्लांट चूज़ किया था गार्डन पी, इसके अंदर टोटल 2 अपोजिंग ट्रेट मीन्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिन्हें हम कह सकते हैं। ट्रेट का मतलब क्या होगा, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि गार्डन पी प्लांट एक टॉल था, तो दूसरा वेरी शॉर्ट हाइट, जिसे हम ड्वार्फ हाइट कह देते हैं। फिर सीड्स के कलर वेरी कर रहे थे, एक येलो कलर का सीड था, एक ग्रीन कलर का सीड था। इस तरह के 7 टोटल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट हैंड साइड पे शो भी किए गए। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखो अब यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं जो कि बायोलॉजिकल ट्रेट हो गए, और साइड में बताया गया है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, ये मेंडल की जो जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आपको समझा दिया जाएगा। तो टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे ये एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। मीन्स आप इन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे। लाइक जैसे राउंड सीड है, अब सीड की शेप एक कम्प्लीटली राउंड है, एक रिंकल्ड है, तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। फिर सीड का कलर एक कम्प्लीटली येलो है और एक ग्रीन कलर है, ये भी इजीली स्टडी किया जा सकता है। गार्डन पी प्लांट में 2 तरह के फ्लावर देखने को मिल जाते हैं, एक वायलेट हो गया, एक वाइट हो गया। पॉट शेप जो है, जिसके अंदर मटर होते हैं, पी होते हैं, एक फुल मतलब नॉर्मल प्लेन साइज होता है, एक कंस्ट्रक्टेड होता है, मीन्स साफ या प्लेन नहीं देखने को लगता। देन पॉट कलर वेरी करता है, लाइक जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया। एक लास्ट में बताया गया है फ्लावर की पोजीशन। देखो जैसे अब फ्लावर की पोजीशन बताई गई है, एक है एक्सियल, जहाँ पर जो फ्लावर है वो साइड ब्रांचेस में आ रहा है, एक टर्मिनल हो गया जहाँ पर फ्लावर हमेशा टॉप पर आ रहा है, एंड एट लास्ट में प्लांट की हाइट हो गई। और प्लांट की हाइट भी हम इजीली देख के बता सकते हैं कि ड्वार्फ एंड टॉल कौन सा होगा। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट पे, एक ये भी रीज़न था कि एक सक्सेसफुल होने का, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं बहुत क्लियर कट रिजल्ट को शो कर रही थी। देन इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इन प्लांट्स पर, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट जो किया उसे हम सिंपली कह सकते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन थी, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है किसी और प्लांट के फ्लावर पर जाएंगे और वहाँ आगे फर्दर ग्रो करके ओव्यूल में एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो वो हो गई क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल में क्या करना था, यहाँ पे पोलन को, एंथर्स को मैनुअली वहाँ से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँचाया जा रहा था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल वर्ड हम यूज़ करते हैं जो मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई।
ट्रू ब्रीडिंग किसे कहा जाता है? ऐसे प्लांट्स को जिनमें कई जनरेशन से किसी तरह का कोई कैरेक्टर में वेरिएशन ना आए हो, ऐसा सेम। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे आपको अभी बताया, जिसमें कोई भी किसी तरह की वेरिएशन नहीं आई हो, कैरेक्टर्स में प्योरिटी हो। जैसे टॉल है तो टॉल हाइट ही है कई जनरेशन से, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही है, उसे हम कह देते हैं प्योर लाइन। मेंडल ने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को सिलेक्ट किया था, जो अभी आपको बताए हैं। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट वाला अगर हम काउंट करें तो टोटल 14 हो गए, ठीक है। इनमें से जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, ये आपने पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, तो पिक्चर साइड बाय साइड एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि पिक्चर से क्लैरिटी होती है और जल्दी हमें याद भी रह जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ गया किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। देखो, अब यहाँ पे 2 प्लांट को सिलेक्ट किया गया है। ये एक प्लांट है गार्डन पी प्लांट, ये दूसरा है। अब आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों प्लांट में से एक जो प्लांट का फ्लावर का कलर है वो वॉयलेट है, जबकि दूसरा क्या है, वाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल शो किए गए हैं, तो ये फीमेल, इन्होंने फ्लावर दिखा दिया यहाँ पे, इसे मेल कंसीडर करना है। जो गार्डन पी प्लांट होता है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। इन शॉर्ट, दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगी, और जो मेथड हाइब्रिडाइजेशन है उसमें तो हमने हाइब्रिड प्रोड्यूस करने हैं, डिफरेंट और कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं, वेरिएशन देखनी है, इनहेरिटेंस को फाइंड आउट करना है। तो उस केस में यहाँ पर एक फ्लावर को फीमेल कंसीडर करना होगा और दूसरे को मेल कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पर सीजर की मदद से एंथर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एंथर्स को रिमूव कर दिया है तो इस वाले फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया, दैट इज़ फीमेल, तो इसीलिए यहाँ पे इसे फीमेल कंसीडर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वन में क्या है, यहाँ पर एंथर्स को रिमूव करके वॉयलेट फ्लावर पे जो स्टिग्मा पे डस्टिंग करनी है, ठीक है, तो इसीलिए इसे मेल कंसीडर कर रहे हैं। चाहे आप इसका वॉइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो, बट रिजल्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दिखाया गया है कि जब ये प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ग्रो किए, आगे जाके फर्टिलाइजेशन हुई और सीड बने। तो जो सीड बने हैं, इन सीड्स को ग्रो कर लिया। जब सीड्स को ग्रो किया तो ये नोटिस किया कि जितने भी प्लांट्स उस सीड से ग्रो किए हैं, लाइक जैसे यहाँ पे देख लो 6 प्लांट हैं, 6 प्लांट्स हैं ना, तो 6 सीड से 6 प्लांट्स बन गए। 6 प्लांट के सब जितने भी प्लांट थे उनमें जो फ्लावर था वो वॉयलेट कलर का बना, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का जो फ्लावर बन रहा है वो ये शो कर रहा है कि एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि वाइट फ्लावर के कैरेक्टर कहाँ गए, क्योंकि कोई भी वाइट तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। या तो मिक्स हो जाते, हल्का कलर हो जाता, फेड हो जाता, या फिर कहीं वाइट कहीं पर्पल हो जाते, वो भी नहीं हो सकता था। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि व्हाट अबाउट द वाइट कलर फ्लावर कैरेक्टर, वो कहाँ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आपको मैंने मेन हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक समझा दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि F1 किसे कहते हैं, F2 जनरेशन किसे कहते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया गया कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मेंडल ने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, ठीक है। चाहे आप पी जो फ्लावर के कलर है वो कंसीडर कर लो, ठीक है, चाहे आप हाइट कैरेक्टर को कंसीडर कर लो, बट मेन चीज़ ये थी कि इनहेरिटेंस कैसे हो रही थी। हम मेंडल की टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से वेरिएशन नहीं लेके आ सकते। बट येस ऑफ कोर्स, जब एक कैरेक्टर को चूज़ किया जाता है कंट्रास्ट पे, तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ही आगे एक्सप्रेस होता है। तो इस टॉपिक में आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी समझाया जाएगा। मेंडल ने दो प्लांट लिए जिसमें एक कैरेक्टर टॉल लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया। फिर मेंडल ने ये जो आगे रिजल्ट आया क्रॉस पॉलिनेशन का, उन सभी सीड्स को ग्रो किया और देखा कि जो फर्स्ट वन जनरेशन है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इस या फिर हम इसे सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, हमने प्लांट्स को सेलेक्ट किया, तो जो पहली जनरेशन आएगी, जो सबसे पहले प्लांट्स जो सीड से ग्रो करेंगे, उसे कहा जाता है
फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, जिसे हम फीलियल प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन कह सकते हैं। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी F1 प्रोजेनी में प्लांट थे वो सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ड्वार्फ कोई भी नहीं था। ठीक है, यही सिमिलर ऑब्जर्वेशन बाकी जितने भी कैरेक्टर्स ले रहे थे, जैसे अगर वॉयलेट की बात करें उनमें भी ऐसा ही था कि प्योर लाइन के बाद एक कैरेक्टर तो अपीयर हो रहा था, दूसरा कैरेक्टर कभी भी अपीयर नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया, पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन कराई, सेकेंड स्टेप में सेम एज सच जो प्लांट थे सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए फ्री कर दिए। फ्री इन द सेंस किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस किया गया नेक्स्ट जनरेशन में जो F1 की नेक्स्ट जनरेशन आई उसे कह दिया जाएगा फीलियल 2 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जिनमें पुराना जो पेरेंट वाला कैरेक्टर था ड्वार्फ वाला वो शो हो रहा था। ठीक है, जो कि कहाँ शो नहीं हुआ था, F1 जनरेशन। अब फिर एक क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि कभी वो कैरेक्टर दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। तो जब काउंट किया, रेशियोज को देखा तो देखा गया कि जो द प्लांट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4, मीन्स 4 पौधों में से एक पौधा जो था वो ड्वार्फ आ रहा था। ठीक है, एंड जो बाकी थे 4 में से 3 वो थे टॉल। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल गए। टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स जो थे वो कम्प्लीटली पेरेंटल टाइप थे, मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में प्लांट लिए थे वही कैरेक्टर दोबारा रिपीट हो रहे थे। फिर देखा गया कि यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग तो नहीं दिख रही है, कि ये तो नहीं है ब्लेंड कि कैरेक्टर्स आपस में मिक्स हो गए, क्योंकि चांसेस है कि कैरेक्टर मिक्स हो सकते थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड की बात करें, आज तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये ब्लेंडिंग कुछ नहीं होता, बट उस टाइम पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि शायद कोई ब्लेंडिंग हुई है, कैरेक्टर मिक्स हो गए। That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were of intermediate height. तो एक चीज़ नोटिस की गई कि किसी तरह के कैरेक्टर में मिक्सिंग नहीं है, या तो कोई पौधा कम्प्लीटली टॉल था या फिर कम्प्लीटली शॉर्ट था। ऐसे ही रिजल्ट देखे गए थे बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जहाँ पर हमने एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लिया। देन लेटर ऑन जो रेशियोज कैलकुलेट की गई, वहाँ पे रेशियोज में नोटिस किया गया कि 3:1 रेशियो आ रही है, जैसे कि नेक्स्ट वन टॉपिक में जो क्रॉस बना के समझाया जाएगा उससे क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बताई हुई है पिक्चर के थ्रू जो अभी आपको मैंने समझाई। तो ये पेरेंट्स ले लिए, इनका रिजल्ट जो था F1 जनरेशन, उनमें सभी सारे के सारे टॉल आ गए। फिर सेल्फिंग करवाई गई। सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, और उसके बाद जो न्यू प्लांट आए उनमें 3 जो थे वो टॉल आ रहे थे और एक आ रहा था शॉर्ट हाइट, दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, तो ये पिक्चर के थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाया गया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कह देंगे, एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रास्ट में लिया गया है, बाकी सारे सेम हैं। जैसे आपको भी समझाया कि पी प्लांट में टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं कंट्रास्ट में जो हो सकते हैं, डेट इज टोटल 7 कैरेक्टर। तो 7 में से 1 कंट्रास्ट में लिया गया है और जो बाकी 6 थे वो सारे के सारे सेम रखे गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को फाइंड आउट करना था, इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना था कि एक कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर को भी स्टडी किया जा सकता है, 2 जीन इनहेरिटेंस भी हो सकती है, इवन 3 जीन भी हो सकती है। ओके, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, डेट इज़ टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस। सारी ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडल ने ये प्रपोज किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेबली पास हो रही हैं आगे और चेंज नहीं हो रही, मीन्स पेरेंट्स जो उनकी नेक्स्ट गैमेट्स में, नेक्स्ट जनरेशन में एज सच वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जो ये चीज़ें, जो ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे नेक्स्ट जनरेशन में, उन चीज़ों को उसने कहा कि ये हैं फैक्टर्स, जिन्हें आज के टाइम हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम जीन्स, कि पेरेंट्स से उनके जीन्स जो हैं आगे न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। देन इसके बाद आ गया पॉइंट, डेट इज जीन्स क्या होते हैं। अब जीन्स क्या है, जिन्हें हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। जीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो कि आज के टाइम जो स्टडी किया जाता है, जैसे कि इस जीन्स जो है वो डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट होता है।
इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होगी, मीन्स शो होगी। जीन्स जो है आगे कोड करते हैं एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को, जिसे एलील कहा जाता है। मतलब जीन्स जो है इसमें कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर हो गए, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ हाइट हो गए। अब क्रॉस बनाने के लिए अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यूज़ किए गए थे, ठीक है। देखो एक तो है कि जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, सेकंड होता है कि हम उसे रिकॉर्ड में बना रहे हैं। सेम उसी तरह से जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया, जो प्रैक्टिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के बाद, उसी चीज़ को उन्होंने थेरेटिकल भी मेंशन किया था। कैपिटल लेटर्स जो हैं वो ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि डोमिनेंट हो गए। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो यूज़ किए जा रहे थे क्रॉस में, वो वाले अल्फ़ाबेट थे जो अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पा रहे थे, जो रिसेसिव, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब आप क्रॉस बनाओगे तो क्रॉस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हमेशा कैपिटल से डिनोट किया जाएगा, और जो शॉर्ट अल्फ़ाबेट, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट आ गए, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट हो गए, ये रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट क्या होगा? द वन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने कैरेक्टर्स को पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म में शो करते हैं, जैसे टॉल हाइट आ गया, ठीक है, वॉयलेट कलर फ्लावर आ गया। रिसेसिव कौन होंगे? ये वो कैरेक्टर्स होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट एक चीज़ याद रखना, रिसेसिव अपने आप को सिर्फ तब ज़रूर एक्सप्रेस कर सकता है जब उसके साथ में जो पेयर करने वाला कैरेक्टर हो वो भी वैसा ही हो, ठीक है। इस कंडीशन को होमोजाइगस रिसेसिव टाइप भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे हाइट क्या आएगी? देखो जीन्स हैं, मीन्स फैक्टर्स जो हैं ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने इसे 2 टाइम तो लिखना ही है, कैपिटल टी देन स्मॉल टी, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये वाला जो है दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस मीन्स जो सेम टाइप के पेयर होंगे एलील के, ठीक है। हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो ऑपोजिट होंगे, जैसे कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस शो किया गया है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, इन्हें हम जीनोटाइप कह देते हैं। मीन्स कौन से जीनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंट्रोल करें, ठीक है। और जब ये कैरेक्टर्स जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, या फैक्टर्स जो मेंडल कह रहे थे, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये उसका फिनोटाइप है। जैसे कि अब यहाँ पे जो प्लांट है, अब जो आप इस प्लांट को देखोगे, इसकी हाइट ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया, वो फिनोटाइप। इसके अंदर जो जीन्स हैं, कौन से जीन्स हो सकते हैं? या तो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तो वो हो गया उसका जीनोटाइप। देखो यही चीज़ समझाई गई है। हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट क्या होंगे? जहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट जहाँ पर सेम टाइप के फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब इस केस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉल हाइट है, जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, तो प्लांट की हाइट टॉल आएगी, ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेंडल ने जो लॉज प्रपोज किए थे, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर उसके साथ रिसेसिव हो या फिर सेम वैसा ही हो, और जो रिसेसिव है वो अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस कर पाएगा जब उसके साथ वाला भी वैसा ही रिसेसिव हो, देन, ठीक है। तो रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स दोनों को आपने याद रखना है। एक चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट वन पैराग्राफ में बताई गई है कि देखो कई बार मन में ये आता है कि ड्वार्फ हाइट है तो हम डी लिख देते हैं, क्या बार बार कैपिटल टी स्मॉल टी लिखी जाना है? बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंडल के कंसेप्ट में उसने डोमिनेंट एंड रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट लिए थे, कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट हाइट। डी ड्वार्फ के लिए नहीं लिया था,
क्योंकि जब हम कैपिटल टी एंड डी की रेशोज़ बनाएंगे, कैलकुलेशन करनी है ना आगे नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने बने, तो वो अगर थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं तो उसमें ये डी जो है या बाकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। इसीलिए अल्फ़ाबेट सेम लिए थे बट स्मॉल आर जो लोअर या अपर केस वाले वो वाले लेटर लिए थे। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वन जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका इन्होंने एक थेरेटिकल पार्ट शो किया गया है, पिक्चर्स के थ्रू हाइट शो की गई है, देन प्यूनेट स्केयर दिखाया गया। ठीक है, चलो अब इसे स्टडी करते हैं बिकॉज ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इन चीज़ों को ही बनाना है। तो सबसे पहले जब भी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखोगे, ओके, तो सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखना है? पेरेंट्स, टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट। पेरेंट्स में टॉल हाइट जो होगी उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, जो उसका जीनोटाइप है, एंड जो टॉल हाइट शो की गई है ये हो गया इसका फिनोटाइप। अब जब भी आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मेंशन करना है तो इसके गैमेट्स शो करनी है सेकेंड स्टेप में। गैमेट्स जो बनते हैं वो मियोसिस के कारण बनेंगे, तो सिंपल सी बात है ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे जीन्स, जब वो सेपरेट आउट होंगे तो ये वाले जो जीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये भी सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी आपने स्मॉल टी को सेपरेट करके दिखाना है, जिसमें हम कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन हो गई है कैरेक्टर्स की या फिर गैमेट्स की सेपरेशन कह देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन आ गई। फर्स्ट जनरेशन में जब ये स्क्वायर बनाया जाता है ना, जो प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इस स्क्वायर में आपने सिर्फ इन दोनों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसे बस कंबाइन करके ही लिख देना। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो ज़रूर है बट बहुत टिपिकल मैथ नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया, देन ये कैपिटल टी इसके साथ स्मॉल टी कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, देन सेम इसी तरह से इधर, एंड लास्ट में जो स्मॉल कैपिटल टी लास्ट वाला इसके साथ कंबाइन होगा ये आ गया। इन शॉर्ट F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल हाइट वाले बन रहे हैं, किसी तरह के रिसेसिव कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे सेल्फिंग कहते हैं। टॉल हाइट वाले कैरेक्टर्स को दूसरे जो टॉल हाइट वाले कैरेक्टर्स थे उसके साथ क्रॉसिंग करने, सेल्फ पॉलिनेशन कह लो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन कह लो, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव पेरेंट का ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अब प्लांट को देख के यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि उसमें रिसेसिव जीन है या नहीं है, बट अगर उसकी कोई कमिंग जनरेशन में कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट हाइट वाला प्लांट भी आ गया, देन वी कैन से कि पेरेंटल कैरेक्टर के पास कोई रिसेसिव कैरेक्टर था, दैट इज़ शॉर्ट हाइट। ठीक है, तो अब इसका प्यूनेट स्केयर दोबारा बनेगा। प्यूनेट स्केयर में जैसे पहले हमने गैमेट्स को सेपरेट करके दिखाया था, सेम वैसे यहाँ पे दिखाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इधर कैपिटल टी का स्मॉल टी इधर वाला। ठीक है, अब जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, इधर वाला इसके साथ, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल टी। अब जब ये वाला स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ करेगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक चीज़ और याद रखनी है कि आपने कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर को आगे नहीं लिखना, ये हमेशा पीछे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो रूल हैं, या कह सकते हैं जो बेसिक स्टेप जो मेंडल ने फॉलो किए थे, हमने ऐसा अच्छे करने हैं, किसी भी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जब कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो यही रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जब स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ कर रहा है गैमेट तो आ जाएगा एंड में रिसेसिव कैरेक्टर भी। अब जो लास्ट वन कैरेक्टर है, अगर आप देखो अब इसका प्यूनेट स्केयर का फिनोटिपिक रेशियो बनाना है। ठीक है, टोटल कितने प्लांट शो हो रहे हैं? 4 प्लांट। 4 प्लांट में से कितने टॉल आ रहे हैं? ये वाला 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये टॉल क्यों है? क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है, डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे हैं। ये वाला और ये वाले टॉल कैरेक्टर क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, रिसेसिव को एक तरह से सुप्रेस किया जाता है। लास्ट वन में दोनों ही रिसेसिव है, अब जाके कहीं रिसेसिव अपने आप को शो करेगा, मीन्स ड्वार्फ हाइट को दिखाएगा। ठीक है,
तो रेशियोज में टॉल 3 आ गए एंड ड्वार्फ 1 आ गया, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइपिक में हमने प्यूनेट स्केल के थ्रू ही स्टडी करके मेंशन करना है, क्योंकि जीनोटाइप जो है वो प्लांट को देख के अगर रिसेसिव या डोमिनेंट अगर दोनों कैरेक्टर इकट्ठे हैं तब हम प्लांट को देख के नहीं बता सकते, तो उस केस में हमें प्यूनेट स्केल की हेल्प लेनी होगी। ओके, तो ये हो गया प्यूनेट स्केल। प्यूनेट स्केल अगर मैं बताऊं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे जिनका नाम था सी प्यूनेट। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि आप कैसे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, पॉसिबल जीनोटाइप की जो कमिंग आगे फ्यूचर में रेशियोज बनेंगी वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन क्रॉस जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आई होप आपको साइड बाय साइड समझ आ रहा होगा। इन केस अगर समझ नहीं आता तो आप रिप्लाई कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग और क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वन पैराग्राफ है अगर आप इसे थॉरली स्टडी करो तो ये सारी की सारी वही चीज़ें निकल के आएंगी जो अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो रेशियोज कैसे कैलकुलेट होंगी, 1/4 का क्या मीनिंग है एंड 3/4 का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज ही बताई गई है। अगर प्यूनेट स्केल आपको स्टडी करना आ गया है तो इसे स्टडी करने में कोई मुश्किल नहीं है, ऑल्दो अगर ये आप नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बिफोर इट। इससे पहले ही जो चीज़ें समझाई गई हैं क्रॉस में वो सारा उसमें ही क्लियर अप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे डेट इज़ टेस्ट क्रॉस। चैप्टर वही है जो शुरू किया था क्लास +2 का, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, दैट वाज मेंडल जनरल इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, देन मेंडल के बारे में बताया आपको, जो जनरल इंट्रोडक्शन है, मेंडल कौन है, कितना टाइम पीरियड लगा उन्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन समझाया गया, और उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो फैक्टर्स हैं वो कौन से थे। ठीक है, रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ होती है? देखो, रेशियोज कैलकुलेट हो रही थी बट कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी आ रही थी, तो उसमें हो सकता था कि एरर आ जाए। फिर मेंडल ने ये सोचा कि ऐसा किया जाए कि जितने भी रिज़ल्ट मेरे पास आ रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है, मतलब जो जनरेशन्स का रिज़ल्ट है, उसको एक बार दोबारा पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखा जाए कि रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ अपीयर होंगे। ठीक है, तो वी कैन से कि टेस्ट क्रॉस एक ऐसा तरीका था जिससे कि कैलकुलेशंस को दोबारा चेक किया जा रहा था। ठीक है, किस तरह से कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं उसे चेक कर रहे थे। सो एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस जो है प्लांट जैसे, और पी प्लांट यहाँ पे चूज़ किया गया था, उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप जो कि डिटरमाइन हो रही थी उसे क्रॉस करवाया गया था किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो डोमिनेंट फिनोटाइप अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, जो टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट वाला कैरेक्टर था, उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप क्या था, डेट इज़ टॉल हाइट, और जीनोटाइप क्या था उसका, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया करवाया गया। अब रिसेसिव पेरेंट का क्या कैरेक्टर था, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो सेम उसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आगे समझाया गया है, और उस केस में यहाँ पे फ्लावर ले लिया है। ठीक है, जैसे कि वॉयलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है टेस्ट क्रॉस के। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन जनरेशन में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आता है, डेट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो कि मोनोहाइब्रिड टॉल वाले एंड ड्वार्फ वाले हाइट वाले कैरेक्टर के थे। अगर यहाँ पे क्रॉस करें तो सेम रिज़ल्ट वही आएगा, जैसे यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो रिज़ल्ट था वो कंक्लूजन के बाद, क्योंकि उसको जो F1 जनरेशन थी उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ फ्यूज़ कर रहे थे। देखो, ये F1 जनरेशन है और उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ फ्यूज़ किया गया। तो रिज़ल्ट में 2 प्लांट ऐसे थे जिसमें वॉयलेट कलर के फ्लावर आ रहे थे, और 2 प्लांट ऐसे थे जिसमें रिसेसिव कलर के फ्लावर आ रहे थे।
तो एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी अपीयर हो रहे हैं और रेशियोज दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ रही है, दैट इज़ 2:2 या फिर हम कह सकते हैं 1:1। जो इस साइड में दिखाया गया है ये वो F1 जनरेशन जो आती है वो दिखाया गया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं समझाया, वो सेम वही चीज़ है। तो मेन आपने पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है कि टेस्ट क्रॉस क्या था। टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ फ्यूज़ किया, ओके। और इससे क्या समझ आया, इससे ये क्लियर हुआ कि रेशोज़ जो हैं वो जो सही आ रही हैं उनमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा, काउंटिंग इजीली हो रही थी। देन जो कैरेक्टर्स ब्लेंड नहीं हो रहे थे और कैरेक्टर्स जो है वो रिसेसिव अपीयर हो रहे थे जब उसके साइड में जो पेयर करने वाला कैरेक्टर था वो भी सेम आ रहा था, ओके। तो नेक्स्ट आ गया डेट इज़ मेंडल के जो लॉज हैं, क्योंकि जितनी भी ऑब्जर्वेशन मेंडल ने करी एट लास्ट में उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स निकाले गए और उसी से रिलेटेड कुछ लॉज को डेवलप किया गया। मेंडल ने जब भी सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया तो मेंडल ने कुछ रूल रेगुलेशंस बताए ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट कर सके, एक तरह से समराइज कर सके। इन रूल्स को आज हम कहते हैं प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लाइक फर्स्ट वन लॉ है डेट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड वन जो लॉ है डेट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन लॉ क्या है? फर्स्ट वन लॉ है डेट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट इसमें ये बताया गया है कि कैरेक्टर्स जो है ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट जिसे कि कहा जाता है फैक्टर्स। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ पॉइंट हैं। पहला हो गया फैक्टर्स क्या है, ये कुछ डिस्क्रीट यूनिट है जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कैरेक्टर्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर जिन्हें हम ट्रेट भी कह देते हैं। थर्ड सेकेंड उन्होंने कहा कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू या डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया स्मॉल में, कैपिटल्स में हो गया, तो ये पेयर में होंगे हमेशा। जो डिसिमिलर पेयर हो गए, ठीक है, उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिसिमिलर कौन से हो गए, जैसे कि कैपिटल टी और उसके साथ कौन सा आ गया नेक्स्ट वन, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हो गए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था ये यूज़ किया जा रहा था एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट है वो अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था। F1 जनरेशन में सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे थे। F2 जनरेशन में उनमें से 2 जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे थे। एक जो था वो तो पेरेंटल टाइप ही आ रहा था, कैपिटल टी, एंड एक जो आ रहा था वो आ रहा था, वो भी पेरेंटल टाइप था, रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन जो है हम 3:1 के बेस पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया लॉ डेट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर इसे देखा जाए तो हमने जब क्रॉस मैंने आपको समझाया था उसमें भी कुछ हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, क्योंकि वहाँ पर जब गैमेट्स बन रहे थे, गैमेट फॉर्मेशन होती थी, तो वहाँ पे फैक्टर्स जो है वो एलील जो है वो सेपरेट आउट हो रही थी, ठीक है। सो दिस लॉ जो है, ये जो लॉ किस चीज़ पर बेस्ड है, ये लॉ बेस्ड है उन एलील्स पर जो ब्लेंडिंग नहीं शो करे, जो मिक्सिंग नहीं शो करे। याद रखना ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग होता है। कैरेक्टर्स जो है या तो फुली एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को या फिर नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मिक्स नहीं होंगे, जैसे सिंपल सी बात है, वाइट एंड ब्लैक कलर को अगर आप मिक्स कर रहे हो पेंट को तो ग्रेइश कलर का आएगा, ठीक है। तो वो ब्लेंड हो गया, वो मिक्स हो गया। बट यहाँ पे कैरेक्टर्स कभी ब्लेंड नहीं होते, या तो वो एक्सप्रेस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग था, ठीक है। आगे जाके हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वहाँ पे हम ये स्टडी आउट करेंगे कि कुछ पेयर कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट इन दैट केस अगेन हम ब्लेंडिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। देन उन्होंने ये कहा कि जब भी ये कैरेक्टर्स जो है सारे के सारे आगे जाके रिकवर होते हैं तो ये चीज़ नोटिस होती है
कि ये कैरेक्टर्स जो है F1 स्टेज में शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मेन आपने ये याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया जाता है कि जो एलील्स हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसे हम सेग्रीगेट कह सकते हैं। होमोजाइगस पेरेंट जो है वो सारी एक टाइप के ही गैमेट बनाएंगे, जैसे स्मॉल टी है तो उसमें तो वेरिएशन आएगी ही नहीं, वो तो कैरेक्टर सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये आता है हेट्रोजाइगस में। हेट्रोजाइगस में दो तरह के डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, गैमेट सेम ही होंगे बट उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये सारे हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में ही बनेंगे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, इसके बाद टॉपिक आ रहा है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज के लिए बस पहले इतना ही करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक ही कंप्लीट आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में टेस्ट क्रॉस और मेंडल ने जो दोनों लॉज दिए थे वो अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉज जो है इससे रिलेटेड क्रॉसेस पूछे जा सकते हैं कि आप क्रॉस बनाओ और आप उसमें शो करो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ शो हो रहा है, सेग्रीगेशन कहाँ शो हो रहा है। एक और लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डाइहार्बिट केस में स्टडी किया जाता है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी लॉ ऑफ डोमिनेंस। No, sorry, not law of dominance, we have done it. We will discuss incomplete dominance.